नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं एक मोटिवेशन की कहानी लेकर के। दोस्तों, पहले भी कहता हूं, कहीं से गोली खाने से मोटिवेशन नहीं आता, और चैरिटी बिगिंस एट होम वाली जो चीज है, हम खुद अगर ठीक हो जाएंगे तो जमाना भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह की एक कहानी आज आपके सामने लेकर के आया हूं। मुद्दे आज रहेंगे गरीब बच्चों के, मूक और बधिर बच्चों के, गरीबों के खानों की योजनाएं, पेंशन कैसे जो है ग्रांटें रुक जाती हैं, और सामाजिक संस्थाएं कैसे उनकी मदद करती हैं। क्या सामाजिक संस्थाओं में घोटाला होता है? ATG टैक्स सेविंग की एक स्कीम है जिसमें दान दिया जाता है, उसमें कैसे घोटाला होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी जानकारी और ज्ञानवर्धक होने वाली है। बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा, वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे साथ मौजूद रहेंगे मिस्टर संजय कुमार सिंगला जी, जो कि सेफ इंडिया फाउंडेशन से संबंध रखते हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं संजय कुमार सिंगला जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं संजय कुमार सिंगला जी, सोनीपत का एक जाना माना नाम। सर नमस्कार, और बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है, लोगों को बहुत प्रेरणा जो है उनसे मिलती है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज का जो हम वीडियो सेशन करेंगे इससे भी लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जो गलत दिशा में जो युवा की पीढ़ी आजकल की जा रही है, सभी को तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोग जो जा रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अच्छे मार्ग पर चलने का जो है सर प्रयास करेंगे। आपकी सर फाउंडेशन है सेफ इंडिया फाउंडेशन। ये सेफ का क्या मतलब है, एक बार मैं चाहूंगा लोगों को बताएं। कई जगह देखते हैं हम, शहर में लगे होते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स, सेफ इंडिया फाउंडेशन। ये सेफ का क्या मतलब है? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, हमारा आपको कहीं पोस्टर बैनर नहीं मिलेगा। अच्छा जी। आपको हमारे कहीं भी मिलेंगे तो प्रोजेक्ट मिलेंगे जी। जैसे आपने जितने भी चौक चौराहे देखोगे तो वहां पे आपको गोविंद प्याऊ मिलेगी, आपको जल सेवा मिलेगी जी। तो वो आप पढ़ते होगे तो उसको आप पोस्टर बैनर मानते हो तो अलग बात है। सेफ इंडिया भी मैंने पढ़ा सर। हाँ, सेफ इंडिया, हाँ। उसमें नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल। हमने शहर में 22 जगह वाटर चिलर प्लांट लगाए हुए हैं, जिन पे आरओ है, शीतल जल की व्यवस्था है जी। मुख्य चौराहों पे, जो 1 घंटे में लगभग 1000 लीटर पानी ठंडा करता है। तो ऐसे हमने शहर में 22, पूरे जिले में 22 चिलर प्लांट लगा चुके हैं जी। सर, एक जो पक्षियों के लिए आप काम कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आता है, पर मैं ये देखता हूं कि आजकल पेड़ तो जो हैं कटते जा रहे हैं, तो इसका कैसे समाधान किया जाए? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं वो पेड़ लगा भी रहे हैं, अच्छी चीज है बहुत। 200 पेड़ लगाए, किसी ने 400 लगाए। इवन मैं देखता हूं सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने तो जी 5-5 लाख पेड़ लगा दिए, रिकॉर्ड बना दिया हमने। पर मैं सर ये समझता हूं कि एक पेड़ की लाइफ जो है उसको ग्रो करने के लिए कम से कम 20 साल 15 साल तो उसे चाहिए, एक प्रॉपर तैयार होने में। देखो, जो कर रहे हैं वो भी अच्छे कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन असली बात किसी एक चीज को लगाने के बाद संभालना सबसे ज्यादा जरूरी। बिल्कुल सर। मान लो आपने बच्चा पैदा कर दिया, ये पेड़ पौधे बच्चों के समान है हमारे जी। बच्चा तो पैदा कर दिया, अब उसकी आप अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करोगे तो मर जाएगा। बिल्कुल सर। तो एक तो ये चीज है, हमने जो हमारी जो संस्था है वो अपना पक्षियों के लिए, पेड़, एनवायरनमेंट के लिए हम जितने भी करते हैं कार्य, तो एक तो हम तो ऐसी जगह पे अपने पेड़ लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं जहां उसको कोई जो है ना खराब ना कर सके, टूट ना सके, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, उसको बाद में संभाल सके जी। और जहां तक पक्षियों के लिए है, तो हमने सोनीपत में लगभग 4-5 जगह गोविंद पक्षी विहार बनाए हैं जी। क्यों? आजकल हम जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इनके जो घरौंदे हैं उनको हम जो ना तोड़ते जा रहे हैं, इनकी जगह हम घेरते जा रहे हैं जी। तो उनके पास स्थान नहीं है। तो हमने जितने भी जो अच्छी जगह है वहां हम चारों तरफ से जाल लगा देते हैं। और जाल लगाने का मतलब ये होता है, कुत्ता या बिल्ली उनको जो है ना, पक्षी जिस टाइम दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस टाइम आके उनको खा ना ले, उनको मार ना दे। वो ऊपर से हमारे खुले होते हैं पक्षी विहार, और वहां दाने पानी की व्यवस्था है। और जैसे हमने शुरू की, अब लोगों का रुझान है कि लोग रोजाना वहां सुबह शाम दाना पानी डालते हैं जी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है। और अपने घर की छत पर अगर हम एक कसोरा मिट्टी का रखें पानी के लिए, पक्षियों के लिए, गिलहरियों के लिए, तो वो भी बहुत एक पुण्य का काम है। उससे भी हम शुरुआत कर सकते हैं। कई लोग सर कंपटीशन करने लगते हैं कि भाई उसने पक्षी विहार बना दिया, मैं भी इतना बड़ा करूं। तो मैं तो सर यही संदेश देता हूं कि घर से जो है चैरिटी बिगिंस एट होम वाली जो चीज है, घर से हवन शुरू होता है। तो आप एक छोटा कसोरा रखिए, वो बहुत अच्छी चीज है। एक सर, हाँ जी सर। नहीं, अच्छी चीज है, इन चीजों में कंपटीशन में आए तो लोग, बहुत अच्छी बात है।
जी। अगर हमारी संस्था ने आप लोगों के सहयोग से एक पक्षी विहार बनाया तो लोग 4 और बनाए तो हमें और ज्यादा खुशी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो सर उनकी बात कर रहा हूं जो कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, वो सोचते हैं एकदम से बड़ा कर दें, पर मैं ये कह रहा था कि शुरुआत अगर घर से करेंगे तो फिर सीढ़ियां मिलती चली जाएंगी। जैसे आपकी सेफ इंडिया फाउंडेशन की स्टोरी अब मैं बात रखूंगा, आप 2 लोग थे और आज 15 लोगों का आपका परिवार है। तो शुरुआत में हमारे जो एजीएम है बीएसएनएल में, वाई के त्यागी हमारे चेयरमैन हैं जी, उन्होंने और मैं संजय सिंगला जो प्रेसिडेंट हूँ सेफ इंडिया में, और उसके बाद हमारे साथी हैं प्रवीण वर्मा है, हमारी जो महिला प्रधान है सालू त्यागी है, इसके अलावा जो परिमल हैं हमारे आईसीएस वाले, सतीश माथुर जी हैं, एडवोकेट अरविंद मित्तल है, दिनेश कुच्छल हैं, हमारे मनीष बंसल हैं, विपुल कुच्छल हैं, राम कुमार जिंदल है हमारे साथी जी। तो हमारे लगभग 15 सीए हमारे पवन गुप्ता जी हैं। तो हमारे जो 15 साथी हैं हम सब ने मिलके, जैसे शुरुआत में त्यागी जी ने और हमने किया था, हमारे को प्रेरणा दी जो आजकल डायरेक्टर हेल्थ हैं जसवंत पूनिया जी, उस समय 2017 में वो यहाँ पे जो है ना सीएमओ हुआ करते सिविल हॉस्पिटल में जी। तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सिविल हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट होते हैं इनको हम कुछ खाने पीने का प्रोजेक्ट शुरू करें जी। और त्यागी जी, मैं और प्रवीण वर्मा जैसे हम उनकी कोठी पे जब गए रात को, हम ऐसे इसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे, और जैसे कोठी से हम बाहर निकले तो कोठी के अंदर जो हमने उनके जो चर्चा हुई तो हमने उनसे एक ही बात कही कि सिविल हॉस्पिटल में माता रानी का मंदिर है जी, और हम जो पहला नवरात्र था जब हमने शुरू किया तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम लहसुन प्याज यूज ना करें बिल्कुल बिल्कुल, और प्रसाद के तौर पे ये लोगों को भोजन दें। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो हमने उसी दिन से पढ़ लिया था कि भाई हम जो है ना भोजन प्रसाद, जो पहले माता रानी को प्रसाद लगेगा मंदिर में जी, जब मरीजों में या उनके साथ जो अटेंडेंट है उनको भोजन वितरण किया जाएगा। और जैसे ही हम बाहर निकले तो 500 रुपए का नोट हमारे को सामने मिला, नीचे गिरा हुआ अपने आप ऑटोमेटिक। अच्छा जी, किसी का गिर गया होगा, भगवान जाने, हम तो माता रानी का उसको जो है ना आशीर्वाद मान रहे हैं आज तक जी। वो हमारे जो सीएमओ साहब हैं पूनिया जी, उनकी जेब में आज तक वो 500 का नोट वही का वही रखा हुआ। अच्छा, खर्चा ही नहीं उन्होंने? नहीं, वो खर्चेंगे भी नहीं वो। अच्छा जी। हाँ, वो एक आशीर्वाद था जी। और वो दिन है राज का दिन है, माता रानी ने हमारी रसोई, हमारी संस्था कभी बंद नहीं होने दी जी। लगातार किसी न किसी को भेजते रहते हैं। और आज हमारे लगभग 30-35 प्रोजेक्ट सोनीपत में ऐसे हैं, बिल्कुल सर, जो लोगों के हित में लगातार प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है हमारे जी। सेफ इंडिया फाउंडेशन का मैं आपको बता दूं, एस फॉर शेल्टर जी, शेल्टर फॉर एवरीवन जी। हर व्यक्ति के सिर पे छत हो। हमने सोनीपत में जो है ना गोविंद रेन बसेरे के नाम से 3-4 जगह निगम के साथ मिलके, जहां जो रात को लोगों को सोने की व्यवस्था होती है, कंबल, खाने की व्यवस्था, सुबह नाश्ते की व्यवस्था, गर्म पानी में नहाने की व्यवस्था, साबुन तौलिया आदि, तो ये व्यवस्था हम लोगों को दे रहे हैं जी। उसके बाद ए फॉर एड मेडिकल, हमारी संस्था हर महीने कैंप लगाती है। ये नहीं कि भाई आज कैंप लगा दिया तो उसके बाद नहीं, लगातार कैंप लगते हैं ताकि मरीजों को दवाइयां फ्री दी जाती हैं, रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं और मतलब अनेक वहां लोगों को सहूलियत दी जाती है। और जो हमने तो ये भी कर रखा है कि जो गरीब या जरूरतमंद जो पेशेंट हैं, हम हॉस्पिटल जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनके साथ मिलके उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज भी, लंबा जो इलाज चलता है तो वो भी करवाया जाता है जी। ये नहीं कि भाई आज एक फॉर्मेलिटी की है, ऐसा नहीं है। तो मेडिकल एड, उसमें दवाइयां फ्री, तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी चलता रहता है जी। इसके अलावा जो मान लो विकलांग हैं उनके लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था है जी, व्हील चेयर की व्यवस्था है, ये लगातार हमारी संस्था द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद एफ फॉर फूड फॉर एवरीवन जी। तो हमारी संस्था जो गोविंद रसोई हमारा जो मुख्य प्रोजेक्ट है, तो सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल, गन्नौर का सिविल हॉस्पिटल, गोहाना का सिविल हॉस्पिटल, जिसमें हमने गोविंद रसोई की शुरुआत की थी, मरीजों को तीनों समय का भोजन दिया जाता है जी। और एज पर जो डॉक्टर डाइटिशियन हॉस्पिटल में है उनकी इंस्ट्रक्शन पर वो सारा भोजन तैयार होता है। शुरुआत में तो हमने मरीजों के लिए किया था, अब उसके बाद जो जितने भी अटेंडेंट हैं उनको भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। अब उसके बाद हमने बाहर सोनीपत में भी सिविल हॉस्पिटल के बाहर और गोहाना में भी कोई भूखा ना रहे का काउंटर खोला है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 तक कोई भी वहां आए और भोजन करे निःशुल्क जी। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था चली हुई है।
इसके अलावा यहाँ मूक और बधिर बच्चों का स्कूल है सोनीपत में जी, जहाँ लगभग 75 बच्चे हैं, उनका हॉस्टल है। वहां भी तीनों समय की भोजन की व्यवस्था, वहां फर्नीचर की व्यवस्था, उनकी ड्रेस की व्यवस्था वो भी संस्था द्वारा की जाती है। बिल्कुल सर। तो ई फॉर एजुकेशन, सेफ इंडिया फाउंडेशन ने गोविंद बुक बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना की है, जिसमें हम जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनसे उनकी पुरानी किताबें हम उनसे डोनेशन में लेते हैं और उन पर जिल्द आदि चढ़वाकर जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको वो किताबें फ्री में दी जाती हैं जी। उसमें कंपटीशन टेस्ट की भी, हाई मेडिकल किताबें भी, जिस तरह की भी किताबें लोग हमें डोनेशन में देते हैं उसी तरह की किताबें हम आगे लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा जितने भी, अगर कोई बच्चा ऐसा आ गया और उसके मतलब की किताब वहां नहीं है तो हम उसको जो है ना कहीं से अरेंज कराकर उस बच्चे को पढ़ाई के बगैर नहीं रहने देते जी। तो बहुत सुंदर सर आपने बताया, सेफ शेल्टर, एड, मेडिकल, फूड, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया सर आप काम कर रहे हैं। अब सर एक चीज आती है, 15 लोगों का ग्रुप है सर, 15 के 15 ग्रस्त हैं। सारे ग्रस्त हैं, सारे ग्रस्त हैं, सभी ग्रस्त हैं सर। किसी के घर पेड़ वेड़ का कोई ऐसा तो नहीं है भाई तोड़ लेते हैं पैसे ऊपर से? नहीं, देखो पैसे हम यूं के सारे पैसे हम लगाते हैं नहीं। अच्छा, हम लोगों के सहयोग से लोग हम पे विश्वास करते हैं। आज हम एक मैसेज करते हैं, हमारी संस्था कन्याओं की शादी कराती है जरूरतमंद जी, और 15 मिनट के अंदर हमारे को जो है ना ये आ जाता है कि भाई हमें और सामान नहीं चाहिए। दोस्तों मैं एक बार सर रोक रहा हूं, ये बड़ा सुंदर जो कॉन्सेप्ट मेरे को लगा सेफ इंडिया फाउंडेशन का कि गरीब कन्याओं का ये विवाह कराते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग रील बना देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, यो बात दे दिया मैंने, यो इनका फोन आया मेरे दुरे, मैंने नू कर दिया और मैंने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तो ये सर मैं आपकी जुबानी आज स्टोरी जो है दर्शकों के आगे रखूंगा, सिर्फ सोनीपत वासियों के लिए नहीं, सभी देशवासियों के लिए सर ये स्टोरी जो है प्रेरणा स्रोत रहेगी। तो सर क्या फोटो खिंचवाते हैं आप वहां पे? नहीं, हम कुछ नहीं करते। आप शादी अटेंड करते हैं? नहीं, हमारी संस्था का कोई भी सदस्य उस शादी में नहीं जाएगा जी। हमारा कोई बैनर वहां नहीं लगेगा जी। किसी को, लड़के वाले को, लड़की वाले को ये पता ही नहीं लगता ये संस्था शादी करा रही है जी। हमारा जो कैटर होता है वो सामान लेके, और जो लड़की का जो हमने सामान, उसकी जरूरत का सामान, दहेज का सामान नहीं दिया जाता, जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी चीजें, कपड़ा या जो बेड, अलमारी, जो भी जरूरत का सामान है वो, उसको सिलाई मशीन, जो उसके लिए डेली यूजेस की चीजें हैं वो सामान वहां पहुंचा दिया जाता है और वो शादी करके अपने आप वहां से विदा हो जाते हैं। बिल्कुल सर। जिस डेट की शादी वो तय करते हैं। हम एक एक जोड़े की शादी एक दिन में कराते हैं, इकट्ठी नहीं कराते। जैसे 101 विवाह होते हैं या 51 विवाह होते हैं सर, हम 11, 51, 101 हम क्यों, कौन बेचारा इंतजार करेगा इतने दिन तक? जब आप एक दिन शादी करोगे जब तक तो वो बेचारे आपके इंतजार करेंगे नहीं। जैसे उनकी शादी निकली, जो कुदरत की भगवान ने उनको देन दी, जो डेट दी, उसी डेट में उनकी शादी होती है और वो अपना घर अच्छे से बसाएं। ना उस लड़की का, ना उसके माँ बाप का, ना किसी का कोई फोटो होता, ना उनका नाम प्रचारित किया जाता। तो सर ये जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है भाई, दान देके जो है फोटो खिंचवाते हैं लोग, इसको आप क्या कहेंगे भाई? वो लोग तो कहते हैं भाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग हमें देख के करें, या आप इसे प्रोपेगेंडा समझते हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी को, दूसरे व्यक्ति को, सब अपनी अपनी मर्जी से या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारा तरीका ऐसा है कि जो जरूरतमंद कन्या है, प्रधानमंत्री की भी जो हमारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे लाओ, बेटी बोझ नहीं है, तो इनको जो इस हम प्रथा को आगे चलाने के लिए हमने ये जो एक सिस्टम किया है, हम तो एक माध्यम है, लोग सहयोग करते हैं। जब लोग सहयोग कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि हमने शादी की, हमने कहाँ की? और जो कोई कहता है अगर मैंने शादी की, कोई अकेला करके दिखा दे शादियां, बिल्कुल मैं मान जाऊंगा। जब अकेले ने मैंने शादी नहीं की, मैंने पैसे अकेले ने नहीं दिए, मैं फोटो अकेला क्यों खिंचवाऊंगा? बहुत बहुत सुंदर विचार सर ये बिल्कुल गलत है। उन बच्चों का नाम, फोटो बिल्कुल प्रचारित नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे भी लोग हमने देखे, ऐसे ऐसे हैं जो लोगों के घर में रात को राशन छोड़ के चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं कौन छोड़ गया। बिल्कुल सर। यानी कि दान के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि आपके एक हाथ ने किया तो दूसरे को पता ही नहीं लगना चाहिए। मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। यही दोस्तों मैं कहने वाला था कि दान का नियम ही यही है कि आप दे रहे हैं तो वो ऊपर वाला परमात्मा देख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रोपेगेंडा करना एक गलत है। आज हम प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रस्ट की एक फाउंडेशन जो इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें मल्टीपल काम जो है ये करते हैं, बहुत सारे काम ये करते हैं और अकेले नहीं हैं।
15 लोगों का समूह है, हम चाहते तो 15 को अलग अलग ला सकते थे, रील बना सकते थे, प्रोपेगेंडा, बट हम आपके पास दोस्तों वो चीज लाना चाहते हैं कि ये तरीके हैं, इन तरीकों से आप काम कर सकते हैं। सर आपसे कोई जुड़ना चाहेगा तो मैं चाहूंगा एक बार आप नंबर बताएं। मेरा नंबर है 98-120-433-75। इसके अलावा कोरोना के दौरान हमारी संस्था ने काफी काम किया। लगभग 6 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था कोरोना के दौरान की गई जी। हमारी संस्था के जो हमारे मेंबर होते हैं, सबकी गाड़ी में हर साइज की चप्पल मिलेगी आपको। अच्छा जी। रास्ते में कोई भी नंगे पैर आपको जाता मिलेगा तो हम कहीं बांटते नहीं है, बांटने में तो लाइन लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी आपको कोई नंगे पैर मिल जाएगा ना तो उसको जो है ना उसी की साइज की चप्पल पहना दी जाती है जी। इसी तरीके से जो है ना कोरोना के दौरान भी हमने जैसे खाने के लिए सत्तू, पीने के लिए जो सत्तू, गर्मी बहुत ज्यादा थी जी, इस तरह की व्यवस्था, डिब्बे पानी के, मतलब बहुत सारे सामान जो उनकी जरूरत के थे, हमारी टीम चलती रहती थी। जहां भी लोग जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनको उनकी जरूरत का सामान, भोजन पैक, गुड़ चना आदि, ये सारा सामान हम लगातार उनको देते रहते हैं। सर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेक काम है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है सर, प्रश्न क्या है कि लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं उनको आदत हो गई है इस चीज की, चाहे हम रैन बसेरे की बात करें, भंडारे की बात करें, या कोई उनको कंबल दे गया, चप्पल दे गया, वो इससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। तो संस्थाएं तो सर अच्छा काम कर रही हैं, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो जो जड़ है, वो किसी व्यक्ति की जो मेंटेलिटी है, उसका खात्मा कैसे होगा? क्या आपको सर कई बार ऐसा नहीं लगता कि इलाज बीमारी है, 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, कहीं ना कहीं देश को इफेक्ट करेगी नेगेटिवली? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहूँगा, अगर आपको भंडारा लगाना है ना, तो भंडारा आप उन स्कूलों में जहाँ जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके बाहर भंडारा लगाएं। उन बच्चों को आप जो है ना पढ़ने लिखने की जो सामग्री है वो दें जी, उनको ड्रेस दें, उनको जूते दें, आप उनको जो है ना पेंसिल दें, किताबें दें, कॉपियां दें जी, वो भंडारा लगाएं। जो खाना खा लिया आपने, वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद आप, मतलब मैं तो कहता हूँ खाए हुए लोग ही आके भंडारे में खाना खाते हैं जी। अगर खाना आपने देना है तो खाना जरूरतमंद को दो जो भूखा है। तीसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो आपने अच्छा मुद्दा उठाया है कि आप किसी को भीख भी दे रहे हैं तो नगद में बिल्कुल ना दें। बिल्कुल सर। जो उसको सामान की जरूरत है आप उसको सामान उपलब्ध करा दें। अभी हमने कोरोना में देखा कि कोरोना के दौरान लोगों ने, एम्बुलेंस वालों ने पूरा गदर उतारा जी, उसी के तहत हमारी संस्था ने फ्री एम्बुलेंस शुरू कर रखी है जी। हमारी संस्था की एम्बुलेंस चलती है, सेफ एम्बुलेंस, और एक सिंगल पैसा किसी भी मरीज से नहीं लिया जाता जी। इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट है जो शव वाहन, सोनीपत में किसी भी शमशान घाट में आजकल जो है ना, आपको पता है कि लोगों कंधे, शमशान भी दूर दूर हो गए हैं, शहर बड़े हो गए हैं, तो जो कंधे पे जो है ना शव लाने में बड़े लोग असमर्थ हैं। बिल्कुल। तो हमारी संस्था जो है ना शव वाहन चलाती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो शव लाए जाते हैं शमशान में, और जो लावारिस शव होते हैं उनका जो है ना अस्थि विसर्जन, जो शव का जो है ना दाह संस्कार, वो टोटली संस्था द्वारा किया जाता है सर। इसके अलावा मैं साथ में बताऊंगा, हमारी संस्था का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम है जी। सोनीपत जिले में जितनी भी अस्थियां लावारिस आती हैं, हर महीने की 1 तारीख को हमारी टीम जाती है हरिद्वार, और वहां पूरे पूजा पाठ से वहां गौ को चारा खिलाया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, और गंगा जी में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाती है। बहुत सुंदर सर। दोस्तों, करनाल शहर में राजकुमार जी भी हैं, अपना आशियाना के नाम से एक आश्रम उन्होंने बनाया हुआ है। प्रभु जिन लोगों को कहा जाता है वो वहां रहते हैं, और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम वो भी इसी तरह करते हैं सर। मैं बहुत जो है शब्द मेरे पास नहीं होते जो ये काम करते हैं लोग सर, क्योंकि मैं आजकल देखता हूं, जैसे हम बात कर रहे थे कि शव वाहनों की जरूरत क्यों पड़ने लगी, क्योंकि लोग बचे ही नहीं, आपसी प्रेम नहीं रह गया। पहले हम सर देखते थे कि भाई अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो सब उठ के चल पड़ता था, मोहल्ला सारा, पड़ोसी चाय बना करके ले आते थे, लेकिन आज तो मैं देखता हूं कि परिवारों में ही फूट हो गई है। तो सामाजिक असमंजस है सर ये, इसके ऊपर कोई आप अपना प्रकाश डालना चाहेंगे? राजकुमार जी का दोस्तों मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उनके विचार जान सकते हैं। हमने तो देखो क्या है कि हम समाज को जोड़ने का प्रयास हमेशा रहता है जी, और हम जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें हमारे साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, और इससे लोग एक दूसरे को सीखते भी हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, और वो प्रेरणा जैसे जैसे आएगी, हम स्कूलों में भी
समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम थोड़ा सा करते रहते हैं भाई, जो है ना, उससे लोगों को उसके प्रति थोड़ा सा ज्ञान हो, या कम से कम जिस तरीके से आप अगर निस्वार्थ, कोई भी संस्था अगर निस्वार्थ काम करती है तो उस एक आदमी को या एक संस्था को देख के लोग नेचुरली उसका साथ देते हैं। कोई तन से देता है, कोई मन से देता है, तो कोई धन से देता है। बिल्कुल सर। आप एक अच्छा काम करने वाला आदमी है, उसको कोई अकेला नहीं छोड़ता, लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, कारवां बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सर। बदनाम उनको करते हैं, कुछ लोग करते हैं, जिससे लोगों का मन विश्वास हट जाता है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। अब एक जो मोटा प्रश्न आता है संस्थाओं पे अक्सर, जो समाज सेवा का काम करती हैं, मुफ्त कपड़े बांटती हैं या भंडारे चला रही हैं या सरकारी अस्पताल में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि सर खर्चा तो होता ही है, और एम्बुलेंस भी आप चला रहे हो, तो बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं और सरकारी स्कीमें होती हैं या कुछ और चीजें होती हैं, तो लोग एलिगेशन लगाते हैं भाई इन्होंने तो ग्रुप बना रखा है, ये तो पैसा खा गए, लोगों से डोनेशन भी ले लिया इन्होंने, सरकार की ग्रांट भी लेगी, भाई इतना खर्चा 10 रुपए खर्च करें हैं, 50 रुपए ले लिए। तो उसके बारे में मैं चाहूंगा डाउट एक बार आप क्लियर करें, भाई कितना गवर्नमेंट दे देती है और कितना जेब से जाता है। मैं कहता हूँ पहली बात तो हम इस तरह के कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लेते जिससे लोगों को लगे खा गए। अच्छा जी। अब हम वस्त्र की बात आपने की, हम लोगों से पुराने वस्त्र लेते हैं जी, जो आपके घर में, आपके भी अगर कोई वस्त्र हैं हमें भिजवाएं आप, हम आपके वस्त्र हैं, जूते हैं, कोई भी ऐसी सामग्री है लेकिन फटा हुआ ना हो जी, साबुत हो, उनको हम इकट्ठा करते हैं और हम ऐसी ऐसी कॉलोनियों में जाते हैं जहाँ जरूरतमंद, हम स्टॉल लगा के वहां उनको बांटते हैं। तो उसमें हमने ना तो मोल कुछ लिया ना मोल दिया कुछ जी। इसी तरीके से मान लो हम बुक्स लेते हैं तो हम पुरानी बुक्स लेते हैं, उनको पुरानी देते हैं। एम्बुलेंस है, डोनर हमारे को मान लो एम्बुलेंस लेके दे दी, हम उसको चला रहे हैं, कोई तेल डलवा देता है जी। तो इस तरह से आप जितने भी प्रोजेक्ट करते जा रहे हो, जितने भी करते जा रहे हो, तो हम तो क्या करते हैं, हम अलग से फंड नहीं रखते। हमने एक, जैसे अभी हमारे पास एक बच्ची की शादी का मैसेज आ गया तो हम अपनी तरफ से जांच करेंगे कि ये वाकई में जरूरतमंद है, इसकी उम्र पूरी है नहीं है, वो हमें लगा कि भाई ये जरूरतमंद बच्ची है, हम एक मैसेज लिखेंगे कि एक कन्या की शादी है जी। 15 मिनट में हमारे को सामान मिल गया, तो हम ना तो एडवांस फालतू लेते ना हम फालतू पैसा जोड़ते। जिस संस्था में एक्स्ट्रा फंड होगा वहां लड़ाई झगड़े भी शुरू होंगे जी। तो हम तो लोगों के से सहयोग मांगते हैं, और लोगों से सहयोग मांगते 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 आप काम करते जाओ तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। जी सर, एक और चीज है, आपकी बड़ी फाउंडेशन है, संस्था बड़ी है आपकी, तो 80G की दोस्तों एक रिबेट होती है कि आप टैक्स देते हैं, टैक्स में छूट मिलती है, तो सर उसमें कुछ लोग धांधलेबाजी करते हैं, आरोप हैं। तो मैं सबसे पहले तो दोस्तों आज बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर लोग घबराते हैं सर इन मुद्दों पे बात करने से, आप एग्रीड हैं हमारे साथ इस बात को करने के लिए? बिल्कुल है। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप नॉलेज ही देंगे। ये 80G क्या है सर, एक बार थोड़ा बताएं क्या है ये 80G? एक ऐसा प्रावधान है इनकम टैक्स की तरफ से, अगर उसमें जो कोई डोनेशन देता है तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है डोनर को। अच्छा जी। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मान लो आपको बहुत ऑफर करती है, हमें भी करती हैं, भाई आप जो है ना ले लो और जो है ना 60% मुझे दे दो, 40% आप रख लो, 30% आप रख लो। लेकिन मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो जो हाँ आपने कहा, हमारे जो 15 मेंबर हैं भगवान की दया से वो सभी समर्थ हैं जी, और उनके चेहरे को देख के लोग डोनेशन देते हैं। तीसरी बात, आज हम लोगों की सेवा करने के लिए पैसे ले रहे हैं और हमने ये धांधलेबाजी कर दी, तो आप देख रहे हो आज फलां जेल में, आज फलां जेल में 2 दिन, तो जब हमने करनी सेवा है तो हम किसी के लिए क्यों ही गलत काम करें, क्यों जेल में जाने का प्रावधान अपने लिए रखें? बिल्कुल बिल्कुल सर। तीसरी बात, हम कभी भी किसी से डोनेशन कैश या 80G में जिसको छूट चाहिए ऐसा कोई हम लेते ही नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी। दूसरी बात, मान लो आज आपको किसी ने 10 लाख का दे दिया, मैं किसी भी संस्था की बात कर रहा हूं जी, और आपने उसको जो है ना मान लो 50 उसने कह दिया, 10 में से 5 लाख आपने रख दिया, 5 उसको कैश उल्टे दे दिए, आप वो खर्चा कहां से दिखाओगे? जी, आप झूठे सीधे बिल लगाओगे, कुछ इस तरह से करोगे जी, 2 दिन आगे पीछे चल के आपकी पोल खुलेगी, तो आपने जो इतने सालों में कमाया वो 1 मिनट में जीरो हो जाएगा। तो कुछ संस्थाएं सर करती भी हैं ऐसा। ये प्रश्न जनता से मेरे पास आया कि जैसे मैं मिला संस्थाओं, वो संस्था नहीं करती जी। देखो मैं बताऊंगा, वो काम करने वाली संस्था नहीं करती। बहुत सारी संस्थाएं जो रजिस्ट्रेशन करा के, पॉलिटिकल पार्टियों में भी ये काम होते हैं,
फर्जी संस्थाएं एक तरह से। फर्जी संस्था आप कह सकते हैं, वो प्रैक्टिकल संस्थान कोई भी आप जो काम करती मिलेगी, मैं 90% कहता हूं जो प्रैक्टिकल वाकई में सामाजिक सेवक लोग हैं जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन कराई है, वो इस तरह का काम नहीं करती। जिन्होंने पर्सनल खोल खोल के वो करते हैं, उन्होंने धंधा बना रखा है। जी अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और जनता तक भी हम जानकारी पहुंचाएंगे। आपका तजुर्बा है और काम भी आप कर रहे हो, दुनिया देखी है आपने। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं भीख मांगने लगे हैं। और मैं किसी भी समाज सेवक से मिलता हूं तो मैं ये प्रश्न जरूर उनके पास रखता हूं कि उनकी नज़र में इसका क्या उपाय है। तो मैं सेम आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या लगता है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और इसके लिए मैं सबसे अपील करूंगा, किसी भी बच्चे को या बड़े को कोई भी भीख मांगता हो तो कैश बिल्कुल ना दें आप, और उसको खाने की वस्तु दिला दें आप, क्योंकि ये इस तरह का एक बिजनेस भी होने लग गया है। बहुत से जो गैंगस्टर हैं वो उन बच्चों को जो है ना भीख मंगवा के और उनसे पैसे भी छीन लेते हैं। उन बच्चों के अंग भंग भी किए जाते हैं ताकि उन पे कोई दया दिखा के ज्यादा भीख दे सके। तो आप और हम इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। अगर हम उन बच्चों को कैश देना बंद कर देंगे तो उन बच्चों की जान भी बच सकती है, उनके अंग भंग भी बच सकते हैं। बिल्कुल सर। खाने की चीज खिला दी तो जो गैंगस्टर है उससे क्या छीन लेगा उस बच्चे से। तो कैश बिल्कुल बंद देना करें। आपको अगर कहीं लगता है तो जरूरतमंद को आप उसकी जरूरत का सामान दिला दें। और मैं इसके बाबत तो सरकार से और पुलिस से बार बार हम अपील करते हैं, यहां भी करते रहते हैं, मैं फोटो भी भेजता रहता हूं कि इस तरह के जब भी कोई हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी चौक चौराहे पे जो बच्चे भीख मांगते हो उनको रोका जाना चाहिए, ताकि किसी भी गैंग वाले को या किसी माँ बाप को जो ऐसे जरूरतमंद कह लो या उनकी मजबूरी कह लो वो अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, तो ये सरकार की तरफ से भी रोका जाना चाहिए। सर, रैन बसेरे की जो बात आती है, वहां पर जो लोग ठहरते हैं वो हट्टे कट्टे लोग भी होते हैं सर। कई बार मैं मानता हूं कि एक आधी बार किसी की मजबूरी है, किसी की बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, रात भी रात आ गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन वहां भी मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को आदत पड़ गई है, वहां रहते हैं वो। देखिए, अगर आप इस तरह से सोच के चलने लगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर अब जैसे हमने रसोई का प्रोजेक्ट चला रखा है, अब हमने तो ये सोच के चलाया कि सिविल हॉस्पिटल में जो भी आएगा वो जरूरतमंद मरीज आएगा। जिसके पास जरा सा भी पैसे की पोजीशन है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। तो सरकारी में जो आएगा तो जरूरतमंद है, तो जरूरतमंद है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था। अब वहां आने के बाद हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम चेक करें ये जरूरतमंद है कि नहीं है जी। कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे ही हम जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वहां जाके जो हम जो सहूलियतें देते हैं, ड्रेस, जूते, कापी, सामग्री देते हैं उनको, तो क्योंकि जिस बच्चे के या जिस माँ बाप के पास पोजीशन है तो वो प्राइवेट में पढ़ाएगा उसको, सरकारी में कोई आएगा तो जरूरतमंद आएगा। अब वहां भी हम कहें कि भाई नहीं, कोई सरकारी में कोई अच्छी नौकरी वाला भी बच्चा पढ़ा रहा है तो देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, इस बात को मैं मान भी लेता हूं। तो अब एक चीज और आती है कि जैसे आपने बताया ट्राइसिकल भी बांटते हैं आप। हाँ जी, व्हील चेयर तो भी। मैंने ऐसे विकलांग भी देखे हैं सर जिसका हाथ नहीं है पर वो केले बेच रहा है। ये बात कहीं ज्यादा दूर की नहीं है, अपने ही बाजार में मैंने देखा है। और एक ट्राइसिकल पे बैठा हुआ हट्टा कट्टा आदमी है, वो काम नहीं कर रहा, वो पैसे मांग रहा है। ये सोच कैसी बदली जाएगी? अगर ये सोच सर बदली नहीं जाएगी तो मैं ये तो कहता हूं आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, पर इसका जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग, उनका क्या? देखो, इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। क्या अपील करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से तो बहुत सारी अपीलें हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ जो है ना, हर सप्ताह हमने एक चला रखा है, स्वच्छता का अभियान चला रखा है। हमने क्या कर रखा है, जितने भी सोनीपत में महापुरुषों के चौक चौराहे हैं, हर रविवार को सुबह 7 बजे हमारी टीम जाके उनको बाकायदा वहाँ पे पोस्टर बैनर आदि उतार के उनको धो के और वहाँ माल्यार्पण किया जाता है महापुरुषों की प्रतिमाओं पे। और हम बार बार जो है ना प्रशासन से ज्ञापन दे चुके हैं कि ऐसी जगह पे, इन महापुरुषों के चौकों पे जो लोग पोस्टर बैनर आदि लगाते हैं उन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन ने एक सिंगल के ऊपर भी वो कार्रवाई आज तक नहीं की। बड़ा दुख होता है। और करते कौन है? जो हमारे चुने हुए लोग हैं, नेता लोग हैं, वही बैनर लगाते हैं, वही पोस्टर लगाते हैं, उनको शर्म नहीं आती जी। तो आप अनपढ़, गवार, गरीब लोगों के लिए तो आप कर रहे हो, उनके लिए जागरूकता चलाओ। ये जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, जो नेता बनना चाह रहे हैं, उनको कौन समझाए?
उनको कौन जागरूक करे? नेता कहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं सर? नहीं मतलब वो तो कह रहे ना देश चलाने की कैपेबिलिटी है उन पे। मैंने सर कहीं सुना था कि भाई जो एमबीए कर लेता है वो सीईओ बन जाता है, सीईओ बन गया। जो उससे नीचे वाला है वो अकाउंट्स का काम करेगा, उसका कोई सीए बन जाएगा, कोई उनके केस संभालेगा, वकील बन जाएगा, कोई उनके पास चपड़ासी होगा जो पानी पिला रहा होगा, लेकिन जो सबसे नीचे होता है वो नेता बन जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो पढ़े लिखे लोग भी नेता बन रहे हैं, लेकिन सोच की जो बात है ना, अपने पब्लिसिटी ज्यादा दिखाने के लिए, पैसा ज्यादा खर्च करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो अच्छे अच्छे चौक चौराहों पे बैनर पोस्टर आदि ये लगाते हैं पब्लिसिटी करने के लिए। तो देखो सरकार को उसको रोकना चाहिए जी। तो ये, और सरकार की मजबूरी अफसरों की है कि उनको पता है आज नहीं तो कल ये फिर नेता बन के तेरे ऊपर काम करेगा जी। तो वो ये दुर्भाग्य है इस देश का। पढ़े लिखे जो है वो व्यर्थ है पढ़ाई, ऐसा कह रहे हैं तो हम है ना हमने और कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, मतलब हमने पीछे कोशिश की, अब जितने भी आपके डॉग्स घूमते हैं गलियों में, लावारिस कुत्ते हैं जी। हमने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, तो इसमें जो अपना पशुओं का हॉस्पिटल है वेटनरी वहाँ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी, उनसे करी कि हम सारी दवाइयाँ उपलब्ध करा सकते हैं, उन डॉग्स के लिए हम बैरिकेटेड जो अलग अलग उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, आप सिर्फ इलाज कीजिए, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये भी बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं कई बार सोनीपत में जगह जगह कवर कर चुका हूँ। लावारिस कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं, उनके माँ बाप को काट लेते हैं, टीके की व्यवस्था नहीं हो पाती है। सर ये बड़ा गहन विषय है, और मैं कहता हूँ जो नेता बनते हैं ऊंची कुर्सी तो मिलती है, पर वो सर क्या कहते हैं कि नीचे सोच नहीं ऊंची बनती जी। अब हमारी संस्था वैक्सीनेशन के दौरान लगा लो आप, कोरोना के दौरान हमने जब सरकार ने की तो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी वैक्सीन लगवाएं जी। उस टाइम हमने शुरू में जो है ना लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने सोनीपत में 8 जगह सेंटर खोले सरकार के साथ मिलके, और उनमें हमने जो है ना सैनिटाइजर, उन लोगों को जो ना बुजुर्गों को जो हमारे दोस्त की लैब है उसमें उनके टेस्ट फ्री, और हमने उसमें फ्रूटी फ्री, इस तरह के ऑफर उनको दिए जी। प्लस डे 1 से हमने जो हमारी एम्बुलेंस है उसमें एक टीम तैयार की, जो भी कोई बीमार आदमी जो घर से नहीं आ सकता, बुजुर्ग आदमी जो आने के सेंटर पे नहीं आ सकता, उनको घर घर जाके वैक्सीनेशन हमने करवाई जी। और मतलब लगातार लगभग पूरे इंडिया के अंदर चैलेंज करता हूं कि सेफ इंडिया फाउंडेशन ने प्रशासन से मिलकर सोनीपत में जितनी वैक्सीनेशन कराई वो अपने आप में रिकॉर्ड है। किसी संस्था ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इतनी वैक्सीनेशन कभी भी नहीं कराई। बहुत जबरदस्त काम सर आप कर रहे हो। उस दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन पे ब्लैक था जी, हमने लगभग जो है ना 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर परचेज कराए, और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस टाइम तो लोगों को फ्री में दिए। आज भी जो अस्थमा आदि के मरीज हैं और इस तरह के जितने भी मरीज हैं उनके लिए वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराते हैं। सर एक बार रोक रहा हूं, ये जो आपने मुद्दा छेड़ा है ये भी बड़ा गंभीर विषय है। ब्लैक तो वही चीज होगी जो पड़ी हुई है स्टॉक में, वो स्टॉक में होगी नहीं तो ब्लैक कैसे होगी? तो ये आदमी का लालच दर्शाता है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है? क्यों होती हैं ये चीजें? मतलब जैसे किस मुद्दे पे आप जैसे ऑक्सीजन की आप बात कर रहे थे, ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं बिके। नहीं उसका देखो दो चीजें थी कि एकदम से किसी को नहीं लगता था इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जी। तो उस टाइम इतनी सहूलियतें नहीं थी, इतने ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, और मान लो जरूरत है आपको 200 सिलेंडर की और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मात्र 50 की, तो ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। आप घर में ही लगा लो अगर, लेकिन मजबूरी का फायदा भी तो उठाना हुआ। हाँ ये तो देखो एक बात सुनो, जल्लाद तो हमारे समाज में हर जगह है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये तो आप किसी भी चीज पे ले लो, जो कोरोना का इंजेक्शन था इमिडासिविर वगैरह, वो कितना ब्लैक में बिका जी। आप किसी भी चीज में जो इंस्ट्रूमेंट थे उस टाइम कोरोना के दौरान, जो ग्लव्स थे और चीजें थी, ये मास्क थे, आप बताओ कितने महंगे महंगे बिके हैं वो जी। हमने तो अपने कपड़े के मास्क बनवा के लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सर, सैनिटाइजर बड़े महंगे बिके हैं। तो दोस्तों ये कुछ गंभीर विषय आज हमने जो है डिस्कस करे हैं, सेफ इंडिया फाउंडेशन के बारे में आपको बताया है। और दोस्तों विकलांगता की हम बात कर रहे थे, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो आपको मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विकलांगता शरीर से नहीं दोस्तों, मानसिक तौर पर भी होती है। वो एक व्यक्ति की कहानी है, आप देखें तो आपके शरीर में ऊर्जा कण कण में भर जाएगी। जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और आज के मैं समझता हूं दोस्तों जो हमने विषय लिए सर,
मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अब करता हमने हूँ। जो है ना सोनीपत के सौंदर्यीकरण के लिए भी, जैसे आप सोनीपत के एंट्री पॉइंट पे आओगे, हमने भारत माता द्वार बनाया हुआ है सेफ जी। इंडिया का, सिविल हॉस्पिटल के कॉर्नर पे, बिल्कुल बिल्कुल सर। जहाँ भारत माता की आपको पूरे मानचित्र मिलेगा। सोनीपत में हमने जो है ना 3 जगह एक तिरंगा चौक का स्थापना की हुई है, जहां भारत माता की प्रतिमा लगाई हुई है, और 71 फुट ऊंचा तिरंगा। जी ऐसे आप कोर्ट परिसर में जाओगे, वहां भी तिरंगा परिसर है, जी। वहां 51 फुट ऊंचा तिरंगा। और शहर में अलग अलग स्थानों पे जहां भी आपको जो कहीं भी सेफ इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा, वहां आपको तिरंगा लहराता दिखाई देगा। जी तो मतलब इस तरह के जो प्रोजेक्ट है हमारे, एक फ्री अपने जो है ना एनवायरमेंट के लिए जो हम काम करते हैं, हमने जो जितने भी ये ब्याह शादी हैं, कोई भंडारा है, कोई और है, तो हमने स्टील के बर्तनों के सेट रख रखे हैं। जी जो लोग ये क्रॉकरी जो जितना भी वातावरण को, पॉल्यूशन को खराब करती है ना, उससे बचाने के लिए लोग हमारे से बर्तन ले जाते हैं स्टील के, यूज करें, कोई किराया नहीं।